आज हम इनऑर्गेनिक की सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि जो भी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है, मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो भी बंधन होता है वो किस तरह का होता है, उसके अंदर थ्योरी कौन कौन से काम में आती है, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कैसा होता है, सीएफटी वीबीटी क्या होती है, वो चीज हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ ली थी। अब सेकेंड यूनिट के अंदर हमें क्या करना है कि ये जो आपने ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स बनाए थे, संक्रमण धातुओं के जो संकुल बनाए, इन संकुलों के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है वो डिस्कस करना है हमें सेकेंड यूनिट के अंदर, ठीक है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है यानी चुंबकीय गुण है, तो चुंबकीय गुणों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर नॉन पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें इन सारे कॉम्प्लेक्सेस की पढ़नी है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, क्यों होती है, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आज अच्छा, हमें जो मैग्नेटिक अगर प्रॉपर्टी शुरू कर रहे हैं तो हम इसका क्या कर लेते हैं, आज बेसिक पढ़ लेते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मॉलिक्यूल के लिए किस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि अगर हमारे पास नॉर्मल कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, चुंबकत्व का प्रभाव, यानी ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो कि चुंबकत्व का प्रभाव दिखाता है, यानी उसमें क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो ये चुंबकत्व या चुंबक क्या होता है, तो मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व क्या चीज होती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, अपनी तरफ वो क्या करता है, जोड़ने की कोशिश करता है, तो वो क्या होती है, उसकी चुंबकत्व का इफेक्ट होता है या मैग्नेटिज्म जिसे हम बोलते हैं। वो प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, चुंबकत्व की प्रवृत्ति होती है। अब ये चुंबकत्व की प्रवृत्ति जो होती है वो किसके कारण होती है, चुंबकीय बलों के कारण होती है, जो मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से होती है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्सेस है ये किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं आपके स्पिन क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यानी ये जो स्मॉल एल और स्मॉल एस है ये क्या बता रहा है हमें, क्वांटम नंबर होते हैं हमारे चार, इसमें से एस क्या है, स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या, और एल क्या है, ऑर्बिटल यानी कक्षक क्वांटम संख्या, ठीक है। ये दोनों हैं, इन दोनों के इफेक्ट से हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, कि आपके पास जितने भी स्पिन है उन सबको आप टोटल कर दो तो आपके पास वैल्यू आती है कैपिटल एस, ये स्मॉल एस है। जितने भी स्पिन आपको अलग अलग मिलेंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको अगर आप टोटल करते हो तो वो आपका कंप्लीट स्पिन आता है उस मॉलिक्यूल का। उसी तरह आप क्या करते हो, इन ऑर्बिटल में क्वांटम नंबर्स को आपस में ऐड करते हो तो आपका वो कैपिटल एल आता है, जिसमें आपके कक्षक पता चलता है कि ये कक्षक कौन सा है, ठीक है। और इन दोनों को जब भी हम ऐड कर देते हैं इस तरह से J इक्वल्स टू एल प्लस एस, यानी ये क्या है, J जो है ये हमें क्या बताएगा यहाँ पर कि आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ठीक है। कैसे पता चलता है कि हमें पता है, नॉर्मल अगर हम डेफिनेशन देखिए मैग्नेट की तो वो क्या होती है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पिन की वैल्यू जीरो नहीं होती है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का चक्रण हमेशा उल्टा होता है और उस स्पिन की वैल्यू एस की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी एस की वैल्यू जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है जिसको हम कैपिटल एस से लिखते हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इस तरफ जनरल इंट्रोडक्शन था। तो जे जो है वो क्या होगी, वो वैल्यू होगी कि आपका किसी भी मॉलिक्यूल का कक्षक कौन सा है, एल का मतलब क्या है कि कक्षक हम कौन सा ले रहे हैं, इन कक्षकों के अंदर आपके पास कितने स्पिन स्पिन की वैल्यू कितनी आ रही है, उसके बेस पे हम बताते हैं कि ये मॉलिक्यूल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि आपको ये देखना है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे एल और एस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जे की वैल्यू किस तरह से आती है, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग वैल्यू आती है इनकी, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अभी इसमें मेन जो है वो हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले कि जो आपका मैग्नेटिज्म है वो कितने टाइप का होता है,
ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम बस इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म जो है वो 4 टाइप का होता है। मैग्नेटिज्म या जिसे क्या कहते हैं, चुंबकत्व, टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या है मैग्नेटिज्म का, वो होता है हमारा अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, या अनुचुंबकत्व, यानी जो मॉलिक्यूल अनुचुंबकीय प्रवृत्ति शो करते हैं उनमें क्या होता है, अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। यानी ये क्या है, पैरामैग्नेटिज्म शो करता है उस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, ये क्या करता है, पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। अब ये पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है, ये मैग्नेटिज्म का एक टाइप है जिसमें क्या होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल जिसके अंदर की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो, सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। जब बाहर से हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड लगाएं। ठीक है, बाहर से अगर कोई फील्ड लगाया जाता है उसकी वजह से जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी भी मॉलिक्यूल के, वो एक डायरेक्शन में आ जाए, और एक डायरेक्शन में आने की वजह से उसकी जो चुंबकत्व की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर वो बढ़ जाती है तो ये हमारा सब्सटेंस क्या कहलाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहलाता है। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, पैरा अनुचुंबकत्व कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम किस तरह से शो करते हैं कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल किससे बना होता है, अलग अलग एटम्स से बना होता है। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षकों के अंदर। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से अयुग्मित है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो मान लो ये क्या है, अलग अलग एटम, एटम में हम शो कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अगर कोई भी सब्सटेंस है जो कि नॉर्मली रखते हैं हम, तो उसमें ये जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉनों की, ये क्या होते हैं, हम जो हमने सर्कल बनाए हैं वो सारे क्या है, एक तरह से डोमेन है। ठीक है, इन डोमेन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनुचुंबकत्व में क्या होता है कि जो सारे इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं किसी भी मटेरियल के या किसी भी पदार्थ के, ये डोमेन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, बाहर से कोई भी फील्ड इसके ऊपर नहीं लगाया जाता है, ये डोमेन जो होते हैं ये रेंडमली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अव्यवस्थित होते हैं ये, तो इनकी स्पिन जो है वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। यानी यहाँ पर टोटल स्पिन यानी कैपिटल एस की वैल्यू 0 आ जाती है। जब कैपिटल एस की वैल्यू 0 आती है तो उसकी वजह से उस मटेरियल के अंदर या उस पदार्थ के अंदर कोई भी किसी भी तरह का चुंबकीय नेचर नहीं रहता है। लेकिन हम क्या करें, अगर ऐसे कोई कंपाउंड है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनके ऊपर अगर बाहर से हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड लगा दें। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इन सारे डोमेन को एक ही लाइन में अरेंज कर देता है इस तरह से, या फिर इस बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देता है इस तरह से। ठीक है, ये हम लगा रहे हैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो हमेशा जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं या मैग्नेटिक फोर्स की जो लाइंस है वो कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये क्या किस तरह से जाएगी, इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास पैरामैग्नेटिक कोई भी मटेरियल है तो उसमें जब भी हम बाहर से फील्ड लगाते हैं तो उसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जब ये एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये बहुत अच्छे मैग्नेट की तरह काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो सारी चुंबकीय बल रेखाएं थी ये सारी की सारी इस मटेरियल के अंदर से होकर इस तरह से जाती है। यानी ये क्या है, इन चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और इनकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल होते हैं जिसमें इस तरह का नेचर पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं या अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब ये अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ये कौन कौन से होते हैं,
अगर हम संक्रमण धातुओं की बात करें तो संक्रमण धातुएं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी संख्या में है, जैसे आयरन की बात कर सकते हो, क्रोमियम की बात कर सकते हो, तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको काफी मिल जाएंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। सेकेंड जो होता है इसमें वो होता है डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, सेकेंड क्या है, डायामैग्नेटिज्म, या जिसे क्या कहते हैं हम, प्रतिचुंबकत्व। ठीक है, ये प्रतिचुंबकत्व क्या होता है कि जब ये रेंडमली अरेंज जितने भी डोमेन हैं वो क्या हो, इस तरह से अरेंज हो जाए कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके जीरो कर दे। ठीक है, तो ये जो पूरा सब्सटेंस है ये क्या बन जाता है, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, एंटी, कि एक आपका ऐसे है तो एक ऐसे है, एक ऐसे है तो एक ऐसे है। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे के एंटी होंगे यानी एक दूसरे के स्पिन के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहती है उस मॉलिक्यूल में, तो ये मॉलिक्यूल हमारा प्रतिचुंबकीय मॉलिक्यूल या प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहलाता है। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। और उसमें भी अगर हम देखें कि अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद भी ये क्या करता है, ये एक दूसरे से एक ही डायरेक्शन में इस तरह से आते हैं, लेकिन हाफ जो आपके डोमेन है वो क्या होते हैं, इनके अपोजिट आ जाते हैं इस तरह से। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहती है। ये हमारा पदार्थ कौन सा होता है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब इसमें ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ये क्या होती है, इस पदार्थ से प्रतिकर्षित होती है, दूरी पर जाती है। तो ये क्या होगी, ये इस तरह से इसमें जाएगी, ये जो है इसकी सेंटर से हमेशा दूरी पे जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड आता है, इसी का ही एक पोर्शन है जिसे बोला जाता है फेरोमैग्नेटिज्म या लोह चुंबकत्व। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, उसमें भी सेम यही चीज की रैंडमली अरेंज है ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनमें क्या होता है कि जब हम बाहर से फील्ड लगाते हैं तो ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और जैसे ही हम फील्ड हटाते हैं तो फील्ड हटाने के बाद में इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में ये चुंबकत्व खत्म नहीं होता है, ये कुछ टाइम के लिए बना रहता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, लो चुंबकत्व पदार्थ बोला जाता है या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ यहाँ पे बोला जाता है। थर्ड है इसका लोह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म या लोह चुंबकत्व, इसमें क्या होता है कि हमने बाहर से जब भी फील्ड लगाया, ठीक है, तो ये सारे डोमेन क्या हो गए, अलाइन हो गए इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति शो करते हैं। अगर चुंबकीय प्रवृत्ति शो करते हैं मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो क्या है, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। एक डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। लेकिन अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हटा दे, ठीक है, हटा दे तो भी क्या करता है, ये इसमें बल रेखाएं इस तरह से जाएगी इसके अंदर से। ठीक है, लेकिन इनका क्या है, मैग्नेटिक नेचर ज्यादा अच्छा होता है। इस वजह से क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ये सेंटर में जाके सारी एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी यहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है पोल और पोल के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। एक चीज और होती है कि जब हम यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो हटाने के बाद में वापस ये डोमेन्स रैंडमली अरेंज होने चाहिए और इनके स्पिन की वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, यानी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोह चुंबकत्व पदार्थ के अंदर क्या होता है, अगर हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें तो भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस सब्सटेंस के अंदर रहती है। ये हमारा क्या होता है, लोह चुंबकत्व का इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल होता है इसका आयरन के जितने भी कंपाउंड हैं, जैसे Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, ये सारे जो है ये इनमें जब भी हम बाहर से चुंबकीय क्षेत्र को हटाते हैं तो ये कुछ टाइम के तक भी क्या करते हैं, चुंबकीय इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, आयरन के ऑक्साइड आप कई तरह के ले सकते हो। ठीक है, Fe3O4 ले सकते हो, Fe2O3 ले सकते हो, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी बस अलग अलग होगी। ठीक
है, लेकिन ये सारे के सारे क्या करते हैं, लोह चुंबकत्व को दिखाते हैं। इसके बाद में फोर्थ आपका टाइप होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक या प्रतिलोह चुंबकत्व। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं अपने, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म या प्रतिलोह चुंबकत्व। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमने कहा कि ये सारे डोमेन जो है एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, यानी चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रतिलोह चुंबकीय के अंदर भी क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था डायामैग्नेटिज्म में, वैसे ही इसके अंदर भी क्या होता है, ये एंटी पेरीप्लेनर एक दूसरे के अरेंज होते हैं, जिससे इनका स्पिन का इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और ये चुंबकीय प्रवृत्ति शो नहीं करते हैं। ये हमारे होते हैं कौन से, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इसके एग्जाम्पल है होते हैं जैसे MnO2, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। मैग्नीज के ऑक्साइड्स, ये सारे किस में आते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर आते हैं। अब इसी के साथ एक और होता है लास्ट जो इसका टाइप है, वो होता है, ये मैग्नेटिज्म था, ठीक है, फेरो और एंटी फेरो, पर एक होता है लास्ट क्या, फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, फेरी मैग्नेटिज्म या जिसे लघु लोह चुंबकत्व कहते हैं, लघु लोह चुंबकत्व। अब इसमें क्या होता है, फेरी का मतलब क्या है कि हमारे पास इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहाँ पर प्लेनर जो ये सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहे थे, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल थे, एक ही डायरेक्शन में अलाइन थे, इसमें एंटी पेरीप्लेनर थे, इसमें दोनों मिलते हैं, पेरीप्लेनर और एंटी पेरीप्लेनर दोनों ही तरह के आपको डोमेन मिलते हैं, लेकिन ज्यादा कौन से होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दिखेगा, यानी एंटी पेरीप्लेनर भी है लेकिन कम है, ज्यादा डोमेन सारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज है। तो ये क्या करता है, लोह चुंबकत्व का स्मॉल पोर्शन शो करता है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पिन की कमी हो जाती है, क्योंकि एंटी पेरीप्लेनर यहाँ पर डोमेन मिल जाते हैं। तो ये हमारे कौन से कंपाउंड होते हैं, फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और इसको हम बोलते क्या है, फिनोमिना को फेरी मैग्नेटिज्म या लघु लोह चुंबकत्व बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स जो भी होते हैं ट्रांजिशन मेटल वाले, वो किस तरह से ये मैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसमें हम कैसे देखेंगे कि वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं या नहीं करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनकी कितनी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।